हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिपार्ट चलें। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में ये आज चौथा वीडियो होने वाला है। कल के वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देख लिया था। ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को शुरू किया, उनके क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे बंगाल को लेकर, कैसे उन्होंने बक्सर और पलासी की लड़ाई को जीता, क्या क्या उनके स्ट्रेटजीज थे, क्यों ब्रिटिशर्स ही हर जगह जीत रहे थे, उनके जीतने के कारण क्या क्या थे। इन चीज़ों के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को ब्रिटिशर्स ने आड़ बनाकर हमारे देश के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया था। तो हम लोगों ने पलासी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है पलासी के बाद शुरू करेंगे। पलासी के बाद एक कंपोनेंट कल छूट गया था, जो कि डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है, जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आज वहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, कहीं ना कहीं डुअल गवर्नमेंट जो था, डुअल गवर्नमेंट लाना इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर ये पूरा जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। तो एक क्षेत्र को ऐसे ही लावारिस छोड़ने के बजाय उन्होंने एक गवर्नेंस की पॉलिसी लाने के बारे में सोचा, जिससे जो है बंगाल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम का इजाद किया, डुअल सिस्टम शुरू किया, जहाँ पर रूल तो दो होंगे, एक कंपनी होगा, एक नवाब होगा, पर पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में होगा। पावर कौन कौन सा? सबसे पहला जो है वो है दीवानी। ठीक है, दीवानी का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन। यानी रेवेन्यू कलेक्शन का पावर भी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। और निजामत, जो कि पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस, ये भी जो है ब्रिटिशर्स के ही हाथ में रहेगा। यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो नवाब इज जस्ट अ पपेट। नवाब इज just a puppet for ब्रिटिशर्स। आप लोगों ने पहले के वीडियो में देख लिया था कि वहाँ पर जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, 56 लाख रुपए शाह आलम टू को पे करने पड़ते हैं, सिर्फ उनके क्षेत्र के सिक्योरिटी के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारा पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा चुका था। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं डुअल गवर्नमेंट में, द कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स जो है कंपनी एक्सरसाइज करती है एज द दीवान एंड द निजामत राइट्स। यानी दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, और निजामत राइट्स यानी पुलिस या जुडिशियल फंक्शन के राइट्स जो हैं वो थ्रू द नॉमिनेशन ऑफ डेप्यूटी सूबेदार। ये लोग डेप्यूटी सूबेदार को जो है नॉमिनेट करते थे, डेप्यूटी सूबेदार का अपॉइंटमेंट करते थे, और अपॉइंटमेंट करने के बाद जो है इसी के थ्रू जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे और पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस को भी इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, द कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी फंक्शंस फ्रॉम द एम्परर एंड निजामत फंक्शंस फ्रॉम द सूबेदार ऑफ बंगाल। देखिए, यहाँ पर मैं डिफरेंस आपको समझा दूं। दीवानी फंक्शंस एम्परर से कैसे मिले? क्योंकि उस समय जो है वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था, उस समय रेवेन्यू कलेक्शन का जो फंक्शन था वो मुगल एम्पायर के अंडर में होता था। ठीक है, मुगल सील के अंडर में होता था। ठीक है, उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मुगल्स को जाता था, मुगल एम्पायर को जाता था, और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो क्षेत्र के मेंटेनेंस के लिए वो नवाब के पास छोड़ दिया जाता था। और निजामत फंक्शन जो है वो सूबेदार, जो उसके बाद ब्रिटिश अपॉइंट करने लगे, सूबेदार जो है वो निजामत फंक्शन जो है वो अदा करते थे। थर्ड पॉइंट जो हो गया, द नवाब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। नवाब का काम था मिलिट्री जो प्रोवाइड करवा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सर्टेन अमाउंट लेकर उस मिलिट्री को मेंटेन रखना और उस मिलिट्री की सहायता से पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बट ही डिपेंडेंट बोथ फॉर फंड्स एंड फोर्सेस अपॉन द कंपनी बिकॉज द लैटर कंट्रोल द आर्मी एंड रेवेन्यूज। ठीक है, अब आर्मी और रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि निजामत और दीवानी फंक्शंस जब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया है तो नवाब के हाथ में तो कुछ बचा नहीं। तो पैसा भी ब्रिटिशर्स ही दे रहे हैं, आर्मी भी ब्रिटिशर्स ही दे रही है, उनको उनके दिए हुए आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा जो है वो नवाब उठा रहे हैं। और
इन खर्चों के बाद पीस एंड ऑर्डर भी जो है वो नवाब को ही उठाना, यानी नवाब के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस, अब दीवानी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए द कंपनी अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान। ठीक है, जैसे यहाँ डेप्यूटी सूबेदार था, डेप्यूटी दीवान भी वही होता है। सूबेदार जो है वो निजामत फंक्शन के लिए होता है, डेप्यूटी दीवान जो है वो आपका दीवानी फंक्शन के लिए होता है। तो 2 डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किए जाते हैं। पहले हैं मोहम्मद रेजा खान बंगाल के लिए, और राजा सिताब रॉय जो हैं वो बिहार के लिए। इन दोनों को जो है बंगाल और बिहार के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया जाता है। मोहम्मद रेजा खान ऑल्सो एक्टेड एज डेप्यूटी नजीम और डेप्यूटी सूबेदार, यानी मोहम्मद रेजा खान को, जिन्हें बंगाल का डेप्यूटी दीवान बनाया गया था, रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें निजामत की भी जिम्मेदारी दी गई थी, यानी मिलिट्री फंक्शंस भी उन्हें दिए गए थे। This dual system led to an administrative breakdown and proved disastrous for the people of Bengal. Neither the company nor the Nawab cared for administration and public welfare. Warren Hastings did away with the dual system of इन 1772, यानी ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है ये किसी काम की थी नहीं, ये ज़्यादा कारगर भी नहीं हुई अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ लुटाई ही चल रही थी। ब्रिटिशर्स लूटे जा रहे थे और नवाब अपना दे रहते जा रहे थे, ये दे रहे थे ये ले रहे थे, बस इतना ही हो रहा था। पब्लिक के हित में कोई काम नहीं हो रहा था, तो डुअल सिस्टम जो है एक तरीके से डिजास्टर ही माना गया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो 1772 में जो है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, डुअल सिस्टम जो है वो ख़त्म कर देते हैं बंगाल से। तो ये हो गया हमारा पूरा बंगाल, यहाँ पर बंगाल ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मैसूर की तरफ, देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर में जो है पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे वोडेयार डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि मैसूर के पहले कौन सी डायनेस्टी होती है। आप लोग जानते हैं कि 1565 में जो है विजयनगर किंगडम ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से, और विजयनगर किंगडम ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा मतलब किंगडम वहाँ चलता था जिसे वोडेयार डायनेस्टी कहते हैं, वोडेयार किंगडम कहते हैं। वो वोडेयार का किंगडम चलता था। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, आफ्टर द बैटल ऑफ टालीकोटा in 1565 gave a deadly blow to the great kingdom of Vijayanagar. Many small kingdoms emerged from its remnants. बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम उसमें उभरे थे, पर मेनली उसमें मैसूर में जो है वो वोडेयार डायनेस्टी ही उस समय जो है रेन करती थी। वोडेयार डायनेस्टी उस समय जो है राज कर रही थी। In 1612, a major Hindu kingdom under Vodeyar emerged in the region of Mysore. चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार टू रूल्ड फ्रॉम 1734 to 66, यानी चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार टू जो थे वो इम्पोर्टेंट राजा थे वोडेयार किंगडम में। वोडेयार किंगडम शुरू कब हुआ था? 1612 में, यानी 1565 में ख़त्म हुआ, 1612 में जो है यहाँ पर वोडेयार किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, मैसूर इमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। अब देखिए ये जो हैदर अली जी है ना, ये जो है हॉर्समैन थे। ये हॉर्समैन कहाँ थे? वोडेयार डायनेस्टी में। ये वोडेयार डायनेस्टी में जो है हॉर्समैन थे, ये घोड़ा वोड़ा संभालते थे। इनको घोड़ा वोड़ा संभालने के लिए रखा गया था, लेकिन वही है ना कि एक आदमी के काम से उसे नहीं जाना जाता, उसके गुण से उसे जाना जाता है। गुण तो था इनके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी इनके अंदर थी, इसीलिए जो है धीरे धीरे इनके पोजीशंस में बढ़ोतरी होने लगी, और एक समय के बाद जो है लीडरशिप जो है इनके हाथ में चली है। मैसूर का पूरा किंगडम जो है हैदर अली के हाथ में चला जाता है। मैसूर्स proximity with French and their rising power was seen as a threat to the control of the English over Madras. मैसूर का जो पावर बढ़ रहा था, हैदर अली का जो पावर बढ़ रहा था, और स्पेशली फ्रेंच के साथ इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए थ्रेट बन रहा था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में अगर फ्रेंच का कोई सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है तो वो इंग्लिश और जर्मन हुए हैं। जर्मन का तो यहाँ पर कोई प्रादुर्भाव आपको दिखेगा नहीं, बट इंग्लिश का यहाँ पर आपको प्रादुर्भाव दिखेगा। तो फ्रेंच के सबसे बड़े दुश्मन इंग्लिश हुए हैं, और इंग्लिश के सबसे बड़े दुश्मन फ्रेंच हुए हैं। तो मैसूर को अगर इंग्लिश से बचना है तो फ्रेंच से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, हैदर अली जो है वो फ्रेंच से बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रहे थे, जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए एक तरीके से थ्रेट था। अब देखते हैं कि राइज कैसे हुआ हैदर अली का। इन दी
अर्ली 18th सेंचुरी टू ब्रदर्स, नंजराज द सर्वाधिकारी, ये सर्वाधिकारी का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, और देवराज द दुलवई। दुलवई वो होता है जो अपना रेवेन्यू वगैरह देखता है, उसे दुलवई कहते हैं। हैड रिड्यूस चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार, ये क्या करते हैं, ये चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार को थ्रोन से हटा देते हैं, उसको पपेट बना के रखते हैं, बाद में उसको थ्रोन से हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद क्या होता है, मराठास जो है, मराठास का कंटिन्यूअस रेड चल रहा था, मराठास का और निज़ाम्स का जो है, निज़ाम्स के ट्रूप्स का जो है वो कंटिन्यूअस रेड चल रहा था। इनके डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैवी थे, फाइनेंशियल डिमांड्स, जिसकी वजह से जो है मैसूर जो है बिकेम फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली वीक। पूरी तरीके से मैसूर जो है वीक हो जाता है। अब इस समय में क्या होता है, हैदर अली हु वाज अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर और कॉम्पिटेंट लीडर आप कह सकते हैं, टुक दी हेल्प ऑफ फ्रेंच, ये फ्रेंच का हेल्प लेते हैं, आर्म्स फैक्ट्री सेटअप करते हैं डिंडीगुल में जो कि अभी तमिलनाडु में है, एंड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी। यानी ये जो है अपना किंगडम अपने हाथ में लेते हैं, फ्रेंच से कनेक्शन बनाते हैं, डिंडीगुल में आर्म्स फैक्ट्री बैठाते हैं और वेस्टर्न मेथड्स फॉलो करना शुरू करते हैं अपने आर्मी की ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि इंग्लिश जो है, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो निज़ाम और मराठास को जो है, मराठास के आर्मी में प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे और आर्म्स एंड एमिनिशन भी सप्लाई करते थे, ताकि इनका आपस में जो फ्यूड है वो बढ़ते रहे। अंग्रेजों का काम ही शुरू से यही रहा है कि इनको भिड़ाओ, इनको लड़ाओ और इनको तोड़ो, वही काम वो लोग शुरू से करते आए हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि हैदर अली का राइज कैसे हुआ। अब हम लोग हैदर अली के राइज के बाद देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, देखिए सिंपल यहाँ लिखा हुआ है कि हैदर अलीज फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द रीजन फॉर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर नहीं, एंग्लो मैसूर वॉर। यानी आप ये समझ लीजिए कि चारों युद्ध जो हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण था हैदर अली की दोस्ती फ्रेंच के साथ। अगर आप दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाइएगा तो दुश्मन कहीं ना कहीं आपका बड़ा दुश्मन बनेगा। ब्रिटिश दुश्मन थे, ब्रिटिश का दुश्मन फ्रेंच थे। अब हैदर अली ने क्या किया, फ्रेंच को दोस्त बनाने की कोशिश की, तो बुरा तो लगना ही था। तो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच, यही सबसे बड़ा कारण होता है एंग्लो मैसूर वॉर का। अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन वाज द मैसूर बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन मद्रास गवर्नमेंट एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक। ये लोग नॉर्दर्न सरकार को लेकर लड़ रहे थे। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका ये जो है एक पोर्शन बनता है इंडिया का, तो ये उड़ीसा वाले पोर्शन से लेकर ये जो आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। यानी अगर आप कोरोमंडल कोस्ट को पकड़ लें, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट एक पकड़ लीजिए आप कोरोमंडल कोस्ट, और एक पकड़ लीजिए आप उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो ये दोनों कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट को अगर आप ऐड कर दें तो दोनों ऐड करके बनते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, अब इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या था, इमीडिएट कंटेक्स्ट था राइवलरी ओवर कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, कौन नॉर्दर्न सरकार को कंट्रोल करेगा, कौन इसके ऊपर पावर इस्टेब्लिश करेगा, यही सबसे बड़ा यहाँ पर कारण था। रॉबर्ट क्लाइव डिमांडेड एक्सेस टू दिस एरिया फ्रॉम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बट क्या करते हैं निज़ाम, ये रिजेक्ट कर देते हैं, ये उन्हें जो है अपने एरिया का एक्सेस नहीं देते हैं। पर 1767 में पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण इन्हें जो है एक्सेस देना पड़ता है। द कंपनी गॉट द नॉर्दर्न सरकार्स, और इन रिटर्न ये प्रॉमिस क्या करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं मिलिट्री सपोर्ट टू द निज़ाम अगेंस्ट द इंडिवियर्स अगेंस्ट इन इज इंडिवियर अगेंस्ट हैदर अली। ये पूरा मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं हैदर अली के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ निज़ाम क्या करते हैं, ये अलायंस बनाते हैं किसके साथ, मराठास के साथ। अब ये क्या, एज दे फेल्ट बोथ थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ हैदर अली से दोनों डरे हुए थे, मराठा भी डरे हुए थे और ये जो हैदराबाद के नवाब थे ये भी डरे हुए थे। तो ये दोनों डर से क्या करते हैं, एक अलायंस बना देते हैं। अब इस अलायंस के कारण होता क्या है, निज़ाम
मराठा और इंग्लिश जो है वो एक साइड में जो है वो ट्राई पार्टी ट्रीटी बनाते हैं अगेंस्ट हैदर अली और अटैक करते हैं मैसूर के ऊपर 1766 में। ईयर आप लोग याद रखेंगे, ये तीनों अटैक करते हैं 1766 में। पर हैदर क्या करता है, हैदर परसुएडेड निज़ाम और मराठा, हैदर निज़ाम और मराठा को अपने साइड में कर लेता है और साइड में करने के बाद जो है अटैक करता है, हैदर जो है अटैक करता है अगेंस्ट द कंपनी एंड रीच्ड अप टू द गेट्स ऑफ मद्रास, मद्रास के गेट तक पहुंच जाता है एंड फोर्स द कंपनी टू साइन द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास। यानी कंपनी की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें हैदर अली के साथ ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करना पड़ा 4 अप्रैल 1769 में ऑन हिज ओन टर्म्स। बोथ हैदर एंड कंपनी, अब यहाँ होता क्या है, हैदर अली और कंपनी ये दोनों जो है एक दूसरे को जो है हेल्प करने का वादा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे का मदद करेंगे अगर कोई थर्ड पावर हमें अटैक करने की कोशिश करेगा। ये हुआ सिंपल एंड फैक्चुअल फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का कारण ये होता है कि ये दोनों जो अपने एक दूसरे को जो है वादा किए थे कि हम लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे का, ये लोग करते नहीं है। होता क्या है, मराठास जब अटैक करते हैं 1771 में हैदर अली के ऊपर, तो इंग्लिश क्या करते हैं, इनको हेल्प नहीं करते हैं। इंग्लिश डिड नॉट हेल्प एट ऑल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्रेंच प्रूव मोर हेल्पफुल टू हैदर। फ्रेंच क्या होते हैं, फ्रेंच ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इनके मिलिट्री डिमांड्स को पूरा करते हैं। जैसे सॉल्ट पीटर का डिमांड हुआ या लीड का डिमांड हुआ या गन्स का डिमांड हुआ, ये सब जो है ये सारे डिमांड्स को जो है वो फुलफिल करते हैं। ये अदर मिलिट्री हार्डवेयर का भी डिमांड जो है पूरा करते हैं, ठीक है, माही से। अब इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या बनता है, ये जो माही से इनका सप्लाई आ रहा था ना, ये जो माही से इनका सप्लाई हो रहा था, सारा ये मिलिट्री डिमांड्स का सप्लाई हो रहा था, इंग्लिश क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से कैप्चर कर लेती है। यही कैप्चर जो है इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट कॉज फॉर द सेकेंड मैसूर वॉर, ठीक है। इंग्लिश वन ओवर मराठा एंड निज़ाम। इंग्लिश क्या करते हैं, मराठा और निज़ाम को अपने साइड में कर लेते हैं, कुछ टेरिटरीज ब्राइब में देके यानी घूस में देके जो है अपने साइड कर लेते हैं। ये तीनों जो है एक साइड में हो जाते हैं और एक साइड में होकर जुलाई 1781 में, इन जुलाई 1781 इंग्लिश आर्मी अंडर सर आयरकूट के अंडर में जो है इंग्लिश आर्मी हैदर अली को हराती है पोर्टोनोवो में, डिफीटेड हैदर अली एट पोर्टोनोवो। द फ्रेंच हेल्प अंडर एडमिरल बेली डे सफरेन रीच्ड इंडिया इन 1782। इन्हें जो फ्रेंच की तरफ से हेल्प मिलने वाला था वो 1782 में आया, तब तक तो बहुत देरी हो चुकी थी। लेटर इन दैट ईयर हैदर अली डाइट ऑफ कैंसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर के समय में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद टीपू सुल्तान हिज सन कंटिन्यूड द वॉर। टीपू सुल्तान उनका बेटा वॉर को कंटिन्यू करता है, बट होता उससे कुछ है ही नहीं क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और लेट होने के क्या कारण क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है ब्रिटिशर्स के साथ, यानी टीपू सुल्तान होगा यहाँ पर क्योंकि हैदर अली तो चल दिए थे, हैदर अली चल ही दिए हैं। यहाँ पर क्या होता है, टीपू सुल्तान एंड यहाँ पर और किसके बीच होता है, आप लोग देखिए। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल जो थे उस समय कौन थे। जहाँ तक मुझे याद है उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इनके बीच क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन होता है मार्च 1784 पर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरी। ये लोग रिटर्न कर देते हैं, दे बोथ रिटर्न ईच अदर्स टेरिटरी, यानी ये लोग एक दूसरे का जितना भी जमीन जायदाद जीत जात के रखे हैं ये लोग एक दूसरे को लौटा देते हैं। यानी ये भी इक्वल फुटिंग पे जो है एक ट्रीटी होता है, ना मैसूर इसमें कुछ हारता है ना ब्रिटिशर्स इसमें हारते हैं। ये हो गया सिंपल एंड फैक्चुअल सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो, सॉरी यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर गलत लिखा,
आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन रहते हैं। आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे ही कोई रहते हैं इस समय में। तो अब जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं 1786 में। एंड थ्रू हिज डिप्लोमेसी ही बॉट द मराठा एंड निज़ाम टू द इंग्लिश साइड। ये इंग्लिश के साइड मराठा और निज़ाम को जो है अपने साइड कर लेते हैं। अब जब ये अपने ये मराठा और निज़ाम जब इनके साइड में हो जाते हैं तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, ये तुर्क से और फ्रेंच से जो है हेल्प मांगते हैं। ये भी बेचारा कहीं जाते हैं मदद मांगने, एम्बेसी भेजते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल और फ्रांस में कि इनको भी कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाए। ठीक, अब हेल्प तो मिलता है नहीं। अब होता क्या है, हेल्प नहीं मिलने के कारण ये टीपू सुल्तान जो है वो 1790 में, अप्रैल 1790 में त्रावणकोर पे अटैक करते हैं। ये त्रावणकोर पे अटैक क्यों करते हैं? अटैक करने का कारण ये था कि राजा जो थे त्रावणकोर के, राजा ऑफ त्रावणकोर had purchased जयकोटई एंड क्रैनगोर फ्रॉम डच। जयकोटई और क्रैनगोर जो है वो डच से खरीदे रहते हैं त्रावणकोर में। सिंस कोचीन वॉज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है, ये त्रावणकोर जो है वो कोचीन स्टेट के अंडर में आता था, जो कि मैसूर किंगडम के अंडर था। जो तो ये मैसूर किंगडम के अंडर में आता था। तो टीपू क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इस जमीन पे हमारा अधिकार है, ये आप हमारे किंगडम में जो है ट्रांसफर करो। पर होता क्या है, कॉर्नवालिस विद द हेल्प ऑफ निज़ाम एंड मराठास अटैक सेरिंगपट्टनम। कॉर्नवालिस जो है यहाँ पर निज़ाम और मराठास के साथ जो है सेरिंगपट्टनम पर अटैक करते हैं। टीपू सफर्ड अ ह्यूज सेटबैक एंड शोड इनिशिएटिव फॉर पीस। टीपू वो इतना बुरी तरीके से हारता है कि उसके पास और कुछ बच नहीं जाता है। इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होता है 1792 में। टीपू हैज़ टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। टीपू अपना आधा टेरिटरी जो है सरेंडर कर देता है, जिसमें से 12 महल, डिंडीगुल और मलाबार जो है वो ब्रिटिश को दिया जाता है। तुंगाभद्रा साइड जो होता है वो मराठास के हित में चला जाता है और कृष्णा से पेन्नार तक जो है वो ले लेता है निज़ाम। ठीक है, इसके बाद टीपू को जो है 3 करोड़ रुपया वॉर इंडिमनिटी भी पे करना पड़ता है। 3 करोड़ रुपया जो है वॉर इंडिमनिटी ये पे करते हैं, जो नुकसान होता है ब्रिटिशर्स का वो भी पे करते हैं। इतना पैसा इनके पास होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपने दोनों बच्चों को जो है गिरवी रख देते हैं विद कॉर्नवालिस। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट एंड फैक्चुअल थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाहर कुछ आता नहीं है। इतना ही अगर आप पढ़ लीजिएगा तो इतना ही बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। इसके आगे आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा आपको सोचना है। ठीक है, मैसूर के बारे में या कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो आप लोग एकदम कॉम्पैक्ट एंड सिस्टमेटिकली रहेंगे। जो मैं पढ़ाऊँगा बस उतना ही, क्योंकि बहुत मटेरियल आप ज़्यादा पढ़ने जाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, पढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर के वॉर की तरफ। अब होता है क्या है ना कि नेपोलियन बोनापार्ट जो होते हैं उस समय फ्रांस के, जो अपने आप को किंग स्थापित कर देते हैं, फिर से किंगडम शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो इजिप्ट और सीरिया को कॉन्कर कर चुके होते हैं और उनका अगला टारगेट जो होता है वो होता है इंडिया। ठीक है, उनका अगला टारगेट जो है वो इंडिया होता है। अब इस नेपोलियन के प्लान को देखते हुए टीपू सुल्तान क्या करते हैं, सोचते हैं चलो इंग्लिश को जो है इस देश से बाहर नहीं फेंका जाए, आउट द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया। टीपू सुल्तान सॉ द राइट अपॉर्चुनिटी टू आउट द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया। ठीक, ही एंटर्ड नेगोशिएशंस विद फ्रेंच। ये नेगोशिएशंस में आते हैं फ्रेंच के साथ। एंड स्टार्टेड मेकिंग एलाबोरेट प्रिपरेशंस, सॉरी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, and started making elaborate preparations for war and the company। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये एक फ्लैग ऑफ लिबर्टी भी इस्टेब्लिश करता है टीपू सुल्तान सेरिंगपट्टनम में। स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज सिटीजन टीपू एंड एम्प्लॉयड फ्रेंच कमांडेंट मोंजियर रेमोंड। मोंजियर रेमोंड जो फ्रेंच कमांडेंट रहते हैं उन्हें एम्प्लॉय करता है विद अ कॉर्प्स ऑफ 14,000 मैन। 14,000 फ्रेंच मिलिट्री के साथ मोंजियर रेमोंड को जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, लॉर्ड वेल्सली क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो टीपू सुल्तान को सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर करते हैं। ही ऑफर्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस बट टीपू सिंपली रिफ्यूज्ड। द वॉर बिगेन इन फरवरी 1799 एंड वाज ओवर बाय मे द सेम ईयर। फरवरी में शुरू हुआ, मार्च अप्रैल 2 महीना में युद्ध खत्म। ठीक है,
टीपू was killed during the defense of his capital as French help couldn't reach it. फ्रेंच जो है इस बार भी समय से नहीं पहुंच पाए, लेट लतीफ़ आ गए और टीपू की सेरिंगपट्टनम या इनका कैपिटल जो था उसे उसके डिफेंस में जो है टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू की मृत्यु के बाद क्या होता है, द रिमेनिंग कोर अराउंड मैसूर एंड सेरिंगपट्टनम, ठीक है, मैसूर और सेरिंगपट्टनम का जो एरिया था वॉज रिस्टोर्ड, वो रिस्टोर कर दिया जाता है किसको, द माइनर इंडियन प्रिंस 2 year old कृष्ण राजा बिलोंगिंग टू द वोडेयार डायनेस्टी। वोडेयार डायनेस्टी को ही जो है फिर से जो है मैसूर और सेरिंगपट्टनम का क्षेत्र जो है कोर एरिया जो है वो दे दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं का रूल था इसके पहले, ठीक है। इनसे जो है एक स्पेशल ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन कराया जाता है, जिससे सब्सिडरी अलायंस जो है वोडेयार किंग पे जो है एप्लीकेबल हो जाता है एंड मैसूर वर्चुअली बिकेम अ डिपेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी मैसूर जो है वो टोटली ब्रिटिशर्स के डिपेंडेंसी के अंडर में चला जाता है, ठीक है। ये था आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर बाय ब्रिटिश। इतना ही आपको पढ़ना है मैसूर के बारे में, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने जाएंगे और अगर आप फॉलो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम या विपान चंद्र, आपका दिमाग बहुत ख़राब होगा। इसलिए जितना मैंने नोट्स आपको दे दिया इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड को एस्पिरेंट्स के साथ, क्योंकि एकदम एक्यूरेट और इतना अच्छा मटेरियल फ्री में कहीं भी कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है फ़िलहाल। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। करते हैं वीडियो को एंड। जय हिंद।